अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 सेल का, जिसमें हमने स्टडी किया था सेल के हिस्ट्री के बारे में। हमने ये कहा था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेकंड को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर, यूनि कहते हैं सिंगल को बोलते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है, और वही सिंगल सेल पूरे लाइफ प्रोसेसेस को, लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। एग्जांपल हमारे पास क्या है इसका, अमीबा हो गया। ऑन द अदर हैंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग द सेल्स, डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग द सेल। डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग द सेल का ये मतलब है, चूँकि मल्टीसेलुलर में डिफरेंट टाइप्स आ गए सेल के, अब हर एक टाइप का अलग अलग फंक्शन होता है। लेकिन एट द एंड हम क्या कहते हैं कि ये सेल के जितने टाइप्स हैं उनका जो सबका फंक्शन, यानी सारे कोऑर्डिनेशन में मिलके काम करते हैं, तो इनका जो सम ऑफ फंक्शंस है हम कहते हैं कि ये उस ऑर्गेनिज्म की क्या है, या उस ऑर्गेनिज्म का ये क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन हो गया। तो मल्टीसेलुलर में हमारे पास एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। हम जाते हैं एनिमल सेल की तरफ। एनिमल में क्या होते हैं, एनिमल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं कि लेट सपोज मसल सेल्स है, तो मसल सेल्स का काम क्या होता है, यानी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इसी मसल की बदौलत हम क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट करते हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, चूँकि रेड ब्लड सेल में तुम लोग सबको पता है वहाँ पे मौजूद होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और इसका काम क्या हो गया, इसका काम होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। यानी हम सिंपल ये कहते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरह हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो वाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी की डिफेंस करता है, बॉडी डिफेंस। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज़ इन इम्यूनिटी, इन इम्यून सिस्टम। क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, बॉडी डिफेंस करते हैं। बॉडी को कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो इनके खिलाफ क्या करते हैं, कम्बैट करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है। तो क्या करते हैं ग्लैंड्स क्या पैदा करते हैं, हार्मोन्स पैदा करते हैं। इसी तरह हमारे जो स्टमक के सेल है, स्टमक के सेल क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। इसी तरह हमारे जो नर्व्स है, नर्व सेल्स है, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करना, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करना। इसी तरह बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हमारे जो बोन सेल्स है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप से, लेकिन जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं उसको हम ऑस्टियोसाइड्स बोलते हैं। तो बोन सेल का काम क्या होता है, इनमें कैल्शियम एंड फास्फोरस स्टोर होते हैं और ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारी किडनी के सेल से, यानी ये सारे के सारे सेल, डिवीजन ऑफ लेबर का ये मतलब था, चूँकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल पूरी बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करता है। वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, चूँकि सेल एक ही है तो काम क्या होगा, वही एक सेल का होगा। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन मतलब मसल सेल का अलग काम है, रेड ब्लड सेल का अलग काम है, वाइट ब्लड सेल का अलग काम है। अब ये सारे काम मिलके, यानी ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो जब ये सारे मिलके काम करते हैं तो हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का ये फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ,
अब मेरे मसल भी काम करते हैं, मेरा नर्व सिस्टम भी काम करता है, मेरे विजन भी काम करते हैं, मेरा हार्ट भी काम कर रहा है, यानी हर एक डिवीज़न ऑफ लेबर काम कर रहा है एट द एंड, जिसकी वजह से मैं राइटिंग कर रहा हूँ। अब हम प्लांट्स की तरफ जाते हैं। प्लांट्स में भी एग्जैक्ट सिमिलर प्रोसेस है, वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं और वो क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, वहाँ पे भी डिवीज़न ऑफ लेबर है। हम लेते हैं एग्जांपल प्लांट सेल का। प्लांट सेल में क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं जाइलम सेल्स होते हैं, जाइलम सेल्स। जाइलम सेल का काम क्या होता है, यानी द फंक्शन ऑफ जाइलम सेल इज़ टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू द एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। यानी ये क्या कर लेते हैं, ज़मीन से पानी को जज़ब करते हैं। उसमें पानी में क्या होता है, साल्ट्स भी होते हैं, सॉल्यूट्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, और उसमें प्लांट के डिफरेंट बॉडी तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो जाइलम सेल का काम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह हमारे पास फ्लोएम सेल्स हैं। तो फ्लोएम सेल का काम क्या होता है, वो खुराक की ट्रांसलोकेशन करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या करते हैं, खुराक को पहुंचाते हैं। इसी तरह हमारे पास स्केलेरन काइमेटस सेल्स है, स्केलेरन काइमेटस सेल्स, जो कि क्या करते हैं, ये थिक होते हैं और ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह क्लोरेन काइमेटस सेल्स होते हैं, क्लोरेन काइमेटस सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, और पेरेनकाइमेटस सेल का काम क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल खुराक की मिकदार ज़्यादा हो तो वो क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। इसी तरह प्लांट बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये सेल दूसरे सेल पैदा करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि प्लांट की बॉडी क्या है, हमारे पास मल्टी सेल्यूलर है। अब क्या है, अब ये है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, ये वेरिएशन इन डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स सेल्स है ये एक दूसरे से वेरी करते हैं, डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। किस चीज़ पे, शेप एंड साइज पे। क्या हो गया, सेल का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, उसका फंक्शन भी चेंज होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज है तो उसकी फिजियोलॉजी भी क्या होगी, चेंज होगी। इसी तरह डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट सेल, देयर इज सम प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल्स। हम सेल की तरफ जाएंगे, हम सेल का टूर करेंगे, जहाँ पे हम सेल के हर एक ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे, डिटेल में उसकी तरफ जाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल्स। हमारे पास चूँकि स्टार्ट में सेल बियोलॉजी में या जो हमारे पास साइटोलॉजी है, इसमें एडवांसमेंट्स उस टाइम से स्टार्ट हो गई जब से माइक्रोस्कोप आ गया था। स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल, जनरलाइज्ड सेल्स। चूँकि हमारे पास सेल क्या है, सेल को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। जो हमारे पास कुछ सेल्स है जिसको हम देख भी सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे हैं जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, लिहाजा उसको स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, तुम लोग 9th में भी पढ़ के आए हो, यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, ऐसे
सब्सटेंसेस को देखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो स्टार्ट में माइक्रोस्कोप के हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप थे, लाइट माइक्रोस्कोप थे, फिर हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गए। अभी जो हमारे पास रेसेंट एंड एडवांस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिससे न सिर्फ हम सेल को स्टडी कर सकते हैं बल्कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस को स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, इवन डीएनए के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द एडवांसमेंट इन द रिसर्च नए टेक्निक्स आते जाते हैं। तो हमारे पास एक टेक्निक से जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सेल के इंटरनल आर्गन को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम स्टडी करते हैं। ये टेक्निक क्या है हमारे पास, सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है, बहुत आसान है। तुम लोगों को इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे ये तुम लोग का डेली का मामूल होगा, सेल फ्रैक्शनेशन करना, उनको सेपरेशन करना। सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है? सेल फ्रैक्शनेशन, फ्रैक्शनेशन निकला हुआ है, फ्रैक्शन से निकला हुआ है। फ्रैक्शन बोलते हैं टुकड़े को बोलते हैं, यानी सेल फ्रैक्शनेशन हमारे पास एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, सेल को टुकड़ों में तकसीम करते हैं, सेल को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और फिर हमारे पास यानी सेल के ऑर्गेनेलिस आ जाते हैं। सेल को हमने टुकड़ों में डिवाइड किया तो ऑर्गेनेलिस आ गई, फिर उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सेल फ्रैक्शनेशन में हम सेल को स्टडी किस तरह करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या लिया, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि लेबॉर्ट्री में तुम लोगों ने देखा होगा ये जो अस्पताल वगैरह के साथ लेबॉर्ट्री होते हैं, ग्लास का एक ट्यूब्स होता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब्स। तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले स्टेप में ये होता है, हमने कोई टिश्यू ले लिया, क्या लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने टिश्यू ले लिया। अब इस टिश्यू को हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। जिस तरह घर में जूसर होता है ना, तो जूसर के ज़रिए हम क्या बनाते हैं, वहाँ से हम जूस बनाते हैं, वहाँ से हम चटनी बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ों को ग्राइंड कर देते हैं। तो इसी तरह इन टिश्यूज़ को पहले हमने ग्राइंड करना है। किस चीज़ से ग्राइंड करते हैं, होमोजेनाइज़र। होमोजेनाइज़र तुम लोग ये समझो कि ये एग्जैक्ट जूसर की तरह काम करता है। इसका काम जो है एग्जैक्ट जूसर की तरह है, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि ये टेस्ट ट्यूब है, ऊपर से हम होमोजेनाइज़र यू डाल देते हैं, जो मशीन है वो क्या होता है, गोल घूमता है स्पीड से, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं वो टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। लेकिन होमोजेनाइज़र जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम साथ में मीडियम भी यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हम मीडियम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो है वो हम यूज़ करते हैं सेलाइन सॉल्यूशन का। सेलाइन सॉल्यूशन किस चीज़ को बोलते हैं, सेलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं कि 0.9 ग्राम ऑफ एनी Cl इन 100 ml ऑफ वाटर्स। यानी तुम लोग क्या करते हो, घर में जूस बनाते हो फ्रूट से, तो वैसे तो जूसर काम नहीं करता, तो हम थोड़ा सा अगर मिल्क दूध होता है दूध डालते हैं, नहीं तो पानी डालते हैं। तो यहाँ पे हम जो मीडियम क्यों डालते हैं, क्योंकि हमने ऑस्मोटिक जो सेल के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है हमने उसको प्रॉपर मेंटेन रखना है। अब क्या हो गया, होमोजेनाइज़र के ज़रिए हमने टिश्यू को पीसेस में डिवाइड कर लिया। अब अगेन हमारे पास एक दूसरा डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन किस तरह होता है, यहाँ पे वो पिक्चर बना नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो हमारे पास मशीन होता है इनके अंदर क्या होता है, हमने क्या किया, यही टेस्ट ट्यूब उठा के इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब जिस तरह घरों में तुम लोग देखते हो वॉशिंग मशीन तुम लोग ये कहो कि सेंट्रीफ्यूज की तरह है, या तुम लोग जो जहाँ पे ब्लड टेस्ट करते हैं लेबॉर्ट्री में वहाँ पे कभी जाते हो या नेट पे देखो सेंट्रीफ्यूज, तो वो क्या कर लेते हैं, एक मशीन सा होता है, इसमें हम टेस्ट ट्यूब रखते हैं और वो टेस्ट ट्यूब को इंतहाई स्पीड से क्या करता है, उसको स्पिन करता है, उसको घुमाता है, जिसकी वजह से यानी हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज के अंदर हमने रख दिया। अब ये सेंट्रीफ्यूज जब हम ऑन करते हैं तो ये इंतहाई स्पीड से क्या करते हैं, इनकी हर एक सेंट्रीफ्यूज की अपनी स्पीड होती है जिसको हम कहते हैं RPM, रिवॉल्यूशन या राउंड पर मिनट। तो हम क्या कर लेते हैं,
क्योंकि हमने लेट्स सपोज सेल डाले हुए हैं, हम चाहते हैं कि ऑर्गेनेलिज और सेल हमारे पास क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। क्योंकि सेल फ्रैक्शनेशन का मकसद यही है कि हम क्या करें, सेल के ऑर्गेनेलिज को डीप से स्टडी करें। अब हम जब ये सेंट्रीफ्यूज हमने लगा दिया तो स्टार्ट में हम उसको कम स्पीड देते हैं। लेट्स सपोज हम देते हैं 3000 आरपीएम पे हम लगाते हैं, 3000 आरपीएम। यानी 3000 आरपीएम का ये मतलब है कि ये क्या होगा, जो हमने जो टेस्ट ट्यूब रखा हुआ ये 3000 राउंड 1 मिनट में ये क्या करता है, घूमता है। अब जिसकी वजह से यानी ये क्या होता है, डिपेंड करता है डेंसिटी पे, डेंसिटी पे, इसके बाद साइज पे करता है, इसके बाद ये डिपेंड करता है वेट पे करता है। अब सेल के अंदर वो पार्ट्स जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई वो नीचे चले जाएंगे। यानी ये टेस्ट ट्यूब हमने निकाल लिया, लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने 10 मिनट के बाद निकाल दिया, तो जो वो पार्ट्स जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे आएंगे, जिसको हम बोलते हैं पैलेट। और वो पार्ट्स जिसकी डेंसिटी कम होंगी वो ऊपर आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट कहते हैं। लेकिन स्टार्ट में जब हम ये सेंट्रीफ्यूज स्टार्ट कर देते हैं तो हम इसकी जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है वो स्पीड से नहीं करते, क्योंकि अगर हमने स्पीड से लगा दिया तो ये होता है कि ज़्यादातर जो हमारे पास सेल्स हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने तो फ्रैक्शन किया है, टिश्यू को टुकड़ों में तकसीम किया, अगर हम उसको इंतहाई स्पीड से स्टार्ट से लगा लेते हैं तो वो बाज़ औक़ात डैमेज होने का क्या होता है, इनका ख़तरा होता है। लिहाजा हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, हमने निकाल लिया, जो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा थी वो नीचे आ गई, जिसका कम था वो ऊपर आ गए। अब हमारे पास मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनेलिज सेपरेट हो गए। क्या सेपरेट हो गए, ऑर्गेनेलिज नीचे क्या आ गया, सेल वाल वाले पोर्शन या सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नीचे आ गए, जो ऑर्गेनेलिज है वो ऊपर चले गए। तो हमारे पास क्या होता है, अब तुम लोग ये कहोगे कि फिर इसको हम सेपरेट किस तरह करते हैं। हमारे पास एक होता है डिवाइस सा होता है, जिसको हम, ये पेन की तरह होते हैं, पेन से थोड़ा सा लंबा होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपेपेट। हम क्या करते हैं, वही माइक्रोपेपेट इसके अंदर लेके जाते हैं, सिरिंज की तरह होता है, और उससे हम क्या कर लेते हैं, उठा देते हैं जो चीज़ हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने इसको अलग किया, जो सुपरनेटेंट है इसको मैंने अलग किया, नीचे वाले को अलग किया। मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, डीएनए को स्टडी करूं, तो ये जो सुपरनेटेंट है अगेन इसको मैं सेंट्रीफ्यूज करता हूं, अगेन क्या करता हूं, सेंट्रीफ्यूज करता हूं, और एट द एंड हमारे पास जिस चीज़ को हम स्टडी करना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। माइक्रोपेपेट एक ऐसा डिवाइस होता है, अगर हम चाहते हैं कि हम 1 माइक्रोलीटर में क्या होते हैं 10⁻⁻⁶, 1 माइक्रोलीटर चीज़ को भी अगर उठाना चाहो तो हम उठा सकते हैं। अब ये क्या होगा कि स्टार्ट में आरपीएम कम होगा, लेटर ऑन जितना हम सेल के अंदर डीप में जाएंगे राउंड पर मिनट हम क्या करेंगे, तेज़ करेंगे। इस तरह हम डीएनए के लिए यूज़ करते हैं, बुक में नहीं है लेकिन तुम लोग के माइंड में होना चाहिए। 15,000 आरपीएम पर मिनट, यानी 15,000 राउंड पर मिनट वो क्या करता है, घूमता है, और इसको फिर हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन इसको बोलते हैं, जब सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलाते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इसको बोलते हैं कि स्टार्ट में स्लो, फिर उठा लेते हैं सुपरनेटेंट को, बाद में थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर लेते हैं, जब स्पीड ज़्यादा कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशंस। तो ये हमारे पास क्या है, सेल फ्रैक्शनेशन का। अब हमारे पास प्लांट्स और एनिमल सेल्स में 3 चीज़ें जो हैं क्या है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो कि दोनों में कॉमन होते हैं। एक है इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सराउंडिंग में होता है सेल वॉल होता है। अगला इनके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो एरिया होता है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें फ्लूइड होता है और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलिज वहाँ पे क्या करते हैं, मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, या न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल भी कहते हैं, जो कि किस चीज़ से बनते हैं क्रोमेटिन हमारे पास, वो भी हम आगे स्टडी करते हैं। स्टार्ट में जब माइक्रोस्कोप नहीं आया था
या जो आया था लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप था। तो हम सिर्फ कहते थे कि प्लांट और एनिमल सेल में ये डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वाल है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं है। लेकिन लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ साथ सेल फ्रैक्शनेशन के साथ साथ हमें ये पता चल गया कि प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में जो विक्यूल्स है वो बड़ा मौजूद होता है, नंबर में 1 है। एनिमल सेल में क्या है, विक्यूल हमारे पास ज़्यादा है और छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल में हमारे पास प्लास्टिड मौजूद है, एनिमल सेल में प्लास्टिड मौजूद नहीं है। प्लांट सेल में हमारे पास स्पिंडल फाइबर के लिए प्लास्टिड का काम करते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम, मतलब बहुत सारे डिफरेंट हमने क्या किए, स्टडी किए। लेकिन सेल फ्रैक्शनेशन का जब प्रोसेस हमारे पास आ गया, अभी जो सेल फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस है ये तो बेसिक बहुत पुराना है, अभी इससे भी लेटेस्ट प्रोसेस आ चुके हैं, वो भी तुम लोग इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जाके उनको ख़ुद अपने हाथों से करोगे। लेकिन एडवांसमेंट के साथ साथ हमें ये पता चल गया कि हमारे पास 2 टाइप्स के सेल थे। एक को हम कहते थे यूक्रियाटिक सेल्स और दूसरे को हम कहते थे प्रोक्रियाटिक। और ये तब पॉसिबल हुआ कि सेल फ्रैक्शनेशन का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था। एक थे प्रोक्रियाटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट चैप्टर जो तुम लोग का है वो पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक पे है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है तो हमने भी क्या करना है, स्टडी करना है। दूसरा हमारे पास है यूक्रियाटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। प्रो स्टैंड फॉर प्रिमिटिव, जिसके लिए हम फॉल्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं। कैरियोटिक स्टैंड फॉर करयान, करयान बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स विच हैव फॉल्स न्यूक्लियस, false nucleus. Later on we will comes towards that what is meant by false nucleus. The eukaryotic is again the combination of 2 words. You mean true and karyon mean nucleus. So we can define the eukaryotic cell like that these are those cells which have ट्रू न्यूक्लियस, कि हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब ट्रू न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस का क्या मतलब है, ये तो सबको पता है। हमारे पास लेट सपोज मैं लेता हूँ एनिमल सेल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एनिमल सेल लेता हूँ। ये तो सबको पता है कि सेल के सेंटर, एनिमल सेल के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यानी इसको ट्रू न्यूक्लियस या प्राइमरी न्यूक्लियस इस वजह से कहते हैं कि सेल है, वहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है दे आर बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर इन्वेलप, चूँकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स है ट्रू न्यूक्लियस और दे हैव प्राइमरी न्यूक्लियस। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद है सराउंडिंग में, यहाँ पे क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सेंटर की तरफ मौजूद होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस है। बहुत सारे डिफरेंस है। अगला डिफरेंस अगर हम आ जाए तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमेटिन है या जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ बना हुआ है डीएनए से, जबकि यूकैरियोटिक का जो क्रोमेटिन है वो बनता है हमारे पास डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में आता है, इसको क्या करें, इसको लिख ले अपने साथ, माइंड में रखें। इसके साथ साथ ऑर्गेनेलिस के बेस पे अगर हम आते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम डिफरेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिस, तो हमारे पास जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है जिसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे पास गल्जी बॉडीज़ है, यहाँ पे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस हमारे पास कौन कौन से हैं, इसी चैप्टर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो तुम लोग को पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिकॉलिंग। हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया है, अगला हमारे पास क्या है, इनके साथ गल्जी बॉडीज़ है, इस तरह हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है दे हैव नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, नो मेम्ब्रेन
बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज, यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं है। अगर हम साइज़ की बात करें तो हमारे पास राइबोसोम की साइज़ की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो क्या है, वो स्मॉलर इन साइज़ है। कितना है ये है हमारे पास 70S स्टैंड फॉर स्वीडबर्ग ये यूनिट है, जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक का है राइबोसोम है वो हमारे पास 80 स्वीडबर्ग का है। इसी तरह अगर एज अ होल सेल साइज़ की बात करें तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल का साइज़ है, द साइज़ ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ अबाउट 10 टाइम लार्जर देन द साइज़ ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें इनके मतलब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास इनके एग्जाम्पल क्या हमारे पास आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, इसमें हमारे पास ब्लू ग्रीन अर्जी आते हैं, यूकैरियोटिक में हमारे पास एनिमल्स आते हैं, इसमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं, बहुत सारे डिफरेंस है। लेटर ऑन नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंस भी हमें तब पता चल गया कि हमारे पास क्या हो गई थी, एडवांसमेंट हो गई थी किस चीज़ में, माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तुम लोगों ने स्टडी किया होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कि इलेक्ट्रॉन इनसे पास होते हैं स्पेसिमन से, जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं उसको स्पेसिमन, और उसके ज़रिए हम देखते हैं, जिसका हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन पावर है 1 मिलियन से ज़्यादा है। अगेन हमारे पास उसके 2 टाइप्स आए हुए हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी तक वो मौजूद नहीं है। एक को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक को हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी जो हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी बदौलत हम सेल के अंदर जाके विदाउट सेल फ्रैक्शनेशन हम नहीं करते, सेल के अंदर जाके हम ऑर्गेनेल्स की क्या देखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, यानी हम सेल की एनाटॉमी देखते हैं इनके साथ, जो कि हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम क्या करते हैं, सेल के एक्सटर्नल सरफेस को स्टडी करते हैं और वो हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है। तो हमारे पास सेल के साइज़ में वेरीज करते हैं। हमारे पास जिस तरह शुतुरमुर्ग का जो हमारे पास अंडा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें वैसे दिखाई देता है, तकरीबन किलो 2 किलो का होता है। और हमारे पास जो सबसे छोटे सेल्स है तो वो हमारे पास माइक्रोमीटर में होते हैं। तो इसी तरह हम जाएंगे, यानी सेल के एक स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।